नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित चित्रे है और मैं इलाहाबाद से हूँ। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक खास शख्स से करवाएंगे। इलाहाबाद का लड़का यहाँ आकर बिहार की राजनीति को समझने का क्या प्रयास कर रहा है और यहाँ पर बिहार में जो उथल पुथल चल रही है इस समय राजनीति में, तो उसके लिए हमने हमारे साथ हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने पत्रकार अभिषेक तिवारी जी। तो इनसे समझते हैं बिहार की राजनीति के विषय में। आइए कुछ चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या लगता है आपको बिहार में इस समय जो करंट सिचुएशन चल रही है, नीतीश चाचा पलटी मार दिए हैं और अभी जो जन स्वराज एक नया अभियान चल रहा है बिहार में, पुराने आरजेडी के भी जो लोग इस समय बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं, उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार की इस धरती से बहुत कुछ दुनिया को सीखने को मौका दिया गया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी बिहार की धरती से, कहिए अशोक सम्राट की धरती, जिसने 164 देशों पर राज किया, जब अब आज के जमाने में 164 देश हो गए, सबको एक बार फिर से नीतीश कुमार जी सिखा रहे हैं कि पलटी मारते कैसे हैं। आपने पलटी मार का बात करी है, नीतीश कुमार जी अकेले पलटी नहीं मार रहे हैं। अब तो भैया ये कहानी, ये सिलसिला 3-4 टर्म का हो गया ना। नीतीश कुमार इतने खिलाड़ी गैया हैं कि वो खुद तो पलटी मार ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार की 13 करोड़ आबादी वाले जनता को भी पलटी मारना सिखा दिया है। हमारे माता पिता भी पलटी मार रहे हैं बिहार में, उनको समझे नहीं आ रहा कि पलटी हम मार क्यों रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा परिवार अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था या कर रहा है, तो जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे तो उनको गाली बक रहा था। अब जब बीजेपी में आ गया तो पूज्य हो गए, तो पलटी तो हमारा परिवार भी मार रहा है ना। तो हमारा परिवार मतलब बिहार का पूरा परिवार, 13 करोड़ आबादी वाला बिहार इतना तेजी के साथ पलटी मारना सीख गया है कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो एकलौता नीतीश कुमार नहीं है और इस पलटी मार का जो श्रेय है वो सर्वे सर्वा बीजेपी के प्रतिनिधियों को जा रहा है। तो आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ पूरी बिहार की 13 करोड़ आबादी को भी पलटी मारना सिखा दिया। बिल्कुल। आपको लगता है ये मैंने गलत कहा? नहीं, बिल्कुल। नेता तो पलटी मार ही रहा है। यहाँ बिहार के लोग चटमंगनी पटबिया जैसे पलटी मार रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ के लोग। इसका मूल कारण क्या है? लोग क्यों पलटी मार रहे हैं? उनके पास क्या ऑप्शन की कमी है या वो किसी एक पार्टी को लेके ज्यादा एक तरफ से झुके हुए हैं? इसका रीजन क्या है? ना, ऑप्शन की कमी कैसे हो जाएगी? अगर आपको मान लीजिए कि ऑप्शन की कमी है तो आप बनाएंगे ना। आपको दुल्हनिया की जरूरत है तो ब्याह करेंगे ना, तब तो कुछ होगा, दुल्हन आएगी। अब आप बैठे बैठे सिर्फ रात को ख्वाब देखिएगा कि बने बनाए मिल जाता ठंडा में तो बड़ा अच्छा रहता, बर्तन कोई और धो देता तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये सिलसिला के लिए आपको ब्याह शादी करना पड़ेगा, तब दुल्हनिया मिलेगी। बिहार के लोग ऑप्शन तलाश ही नहीं रहे हैं, ऑप्शन बना भी नहीं रहे हैं और लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि कोई ऊपर से आए करके चला जाए, हमारा भला हो जाए, बच्चे का भला हो जाए। भला होना सबके लिए जायज है, लेकिन सोचने से भला नहीं होता है। हम तो अपने माता पिता से भी कहते हैं या फिर जो हमारे माता पिता के लोग, उम्र दराज के जो लोग हैं, हम उनसे कहते हैं कि भैया अगर आपने अपने जीवन काल में एक बार भी पलटकर अपने ही नेता से अगर आप सवाल पूछ लेते तो आज हम बिहार के लाल इतने बदहाल नहीं होते। अब देखिए, बदहाली की नौबत ऐसे है, मतलब हम लोग कितने बिहारी चालाक हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं। लोग कहता है कि यूपीएससी में टॉपर है बिहारी, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पढ़ने में, मजदूरी करने में। भैया हम अकेले पलायन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ से शिक्षा पलायन होती है, हमारे यहाँ से ऊर्जा पलायन होती है, हमारे यहाँ से मजदूर पलायन होता है। मतलब हम पलायन की फैक्ट्री हैं, कुछ भी काम हो पलायन हो जाओ। मतलब हर गंगे कहते हम नहाने में बड़ा बिलीव करते हैं। तो अगर बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी लाइफ स्टाइल लोगों को नहीं मिल रही है, तो पलायन के अलावा और रास्ता ही क्या है? अब एक बात बताइए, ये सवाल हमको थोड़ा अटपटा लगता है। अब कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, कोटा का नाम सुना है जी? पढ़ने वाले सबसे ज्यादा बिहार के, पढ़ाने वाले सबसे ज्यादा बिहार के। बिहार और उत्तर प्रदेश, अब भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पढ़ने वाले बिहार के, पढ़ाने वाले बिहार के, तो कोटा जाने की जरूरत क्या है? बुद्धि की कहीं ना कहीं कमी है। बुद्धि छोड़िए, लोग कहते हैं कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सरकार के सहयोग की बात हटा दीजिए ना, कोटा में कौन सी सरकार उनको सहयोग कर रही है? राजस्थान की सरकार कौन सा
सहयोग कर रही है, बता दीजिए। बिल्डिंग के लिए वहां हम लोग गए हैं, भवन के लिए गए हैं? नहीं। यही आनंद कुमार पटना में ही पढ़ा रहे हैं ना, खान सर पटना में ही पढ़ा रहे हैं ना। हम कोटा के लिए पलायन करके भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आज भी जा रहे हैं। कोई ना कोई रीजन तो है ना। तो सारी बातें मैं वही कह रहा हूँ, सारी बातें हम नेताओं पर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं करना है। मतलब भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले में। इसी कारण से हम लोग झेल रहे हैं। मैंने बिहार में ये सुना है कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसका कोई फिक्स पीरियड ही नहीं है। कभी वो 4 साल में पूरा हो रहा है, कभी 5 साल में पूरा हो रहा है। तो अगर इस शिक्षा व्यवस्था में लोग यहाँ पर अब ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में पूरा करेंगे तो आगे नौकरी के लिए अप्लाई कब करेंगे? नौकरी भर्ती होगी तो उसका रिजल्ट कब आएगा? लोगों को फाइनल उसका वो कब मिलेगा? तो ये सब चीजों को देखते हुए लोग यहाँ से जाना उचित समझते हैं। अब एक बात बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा देश बता दीजिए, अपने देश में कोई भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पर मुखिया के अंडर में शिक्षकों की भर्ती हुई हो। कोई एक राज्य हमको बता दीजिए। कोई ऐसा ना राज्य मिलेगा ना ऐसा आपको देश मिलेगा। कीर्तमान बिहारे बढ़ रहा है। अब बताइए, मुखिया जिसको खुद ठेपा लगाकर देना पड़ता हो, खुद वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मेरिट के आधार पर आप नौकरी दे देते हैं। अब भी नौकरी ऐसी तैसी नहीं, नौकरी उस विभाग में देते हैं, उसकी जिम्मेदारी उस चीज की जिम्मेदारी वैसे लोगों को देते हैं जिनके हाथ में परले और निर्माण दोनों है। शिक्षक से बड़ा कौन हो सकता है? और एक बात हमको बता दीजिए, देश का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर जाली सर्टिफिकेट नहीं बन जाते हैं, बिना स्कूल गए लड़के पास नहीं हो जाते हैं? कोई भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए हमको। हर जगह थोड़ा बहुत होता है। आप कहेंगे हमारे यहाँ ज्यादा है, हम मानते हैं हमारे यहाँ ज्यादा है। तो हमारे यहाँ शिक्षा की ये जो पूरी परंपरा है ना, इसको खत्म करने में अब हम लोगों को लगता है कि हमारी पीढ़ी यूं ही बस चलती रहेगी। ऐसा बात नहीं है। इस शिक्षा की परंपरा को खत्म करने में हमारे और आपके जैसे लोगों का भी सहयोग रहा है। यानी हमारे माता पिता जो पूर्व में यहाँ पर एक्टिव थे, मुखिया के अंडर में जब जाकर के बहालियां हो रही थी तो ये लोग क्या कर रहे थे? सवाल यहाँ पर भी है ना, आपको विरोध करना क्यों नहीं आया? आपका लड़का का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप मास्टर के जिम्मे छोड़ रहे हैं। हमारे पास देखिए ऑप्शन, आपने कहा ना कि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है ऐसा बात नहीं है। सरकारी में नहीं पढ़ाएगा तो प्राइवेट में चले जाएंगे। भैंस दूध नहीं देगी तो हम गाय पाल लेंगे, गाय भी नहीं देगी तो बकरी पाल लेंगे। कौमे देगी, टीका करके घूमेंगे दूध का, लेकिन दूध तो रहेगा ना मेरे घर में। लोग ऐसे बिहार के लोग सोचते हैं। मैं यहाँ पर एक अपने अगले सवाल पे आता हूँ। ये आपने ऑप्शन की बात की, तो ऑप्शन में मुझे एक अभी बिहार में एक वर्तमान समय में करीब पिछले 15-16 महीने से यहाँ पर एक जन सुराज यात्रा चल रही है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार हैं और वो इस यात्रा का मुख्य चेहरा है। और पिछले जितने भी दिनों में यात्रा चली है तो इसका प्रभाव जितने भी जिलों में यात्रा गुजरी है उस पर हुआ है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ये आने वाले जो बिहार की राजनीति पर क्या असर डालेगी? भाई देखिए, हम तो चश्मे की दृष्टि से देखते हैं। उसी दृष्टि से बताएं। जैसे देखने के लिए आपको, अभी हम चश्मा पहन के बैठे हैं तो इसका दूरगामी परिणाम नजर आता है। मौजूदा स्थिति में लोग कहते हैं कि जातिवाद से बिहार नहीं निकल पाएगा, इन चीजों से बिहार नहीं निकल पाएगा। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम राजनीतिक दल बनाए नहीं है, राजनीतिक दल बनाने के मूड में नहीं है और राजनीतिक दल बनाना नहीं चाहते हैं। अगर इन तीनों बातों को समाहित करना है, यानी कि राजनीतिक दल बनाना है, तो बिहार के लोग साथ आए और वो लोग मिलकर दल बनाए। देखिए, आपकी सफलता उस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है। सलाहकार नीतीश कुमार हैं या प्रशांत किशोर हैं। देखिए, बिहार का मुखिया हमारा नीतीश कुमार, अब उनके जैसे सलाहकार हो जाएंगे तो उनकी इंजीनियरिंग वाली दिमाग को देखिए। ऐसा इंजीनियर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 13 करोड़ की आबादी वाली जनता यह ढूंढ रही है कि नीतीश कुमार कहां से इंजीनियरिंग पढ़ के निकले हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग में, नीतीश कुमार आए तो आपने हल्ला सुना होगा उत्तर प्रदेश में भी कि बिहार में रोड की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और अभी बिहार में आप घूम रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। हाँ, बदहाल व्यवस्था गांवों में रोड की है, लेकिन नीतीश कुमार का इंजीनियरिंग वाला दिमाग देखिए। नीतीश कुमार विभाग के साथ बैठक करते हैं, रोड के लिए फंड सेंक्शन करा देते हैं, रोड बन जाता है, तब नीतीश कुमार के मुलाजिमों को यह समझ आता है कि हमने तो रोड नाली के ऊपर बना दिया, अब घर का पानी नहीं निकल पाएगा। तो सोचता है लोग हो ये तो गड़बड़ हो गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे हम भी इंजीनियर हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो। तो नीतीश कुमार अब दिमाग लगाते हैं, अब नाला बनवाते हैं रोड के साइड में, और रोड के साइड में जो नाला बनता है वो रोड से 1.5 फीट ऊपर आ जाता है। अब उसमें रोड का पानी नाले में जा ही नहीं पाता है।
दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम कि अभी दोनों के बाद सॉल्यूशन नहीं होता है, तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये मेरे इंजीनियरिंग पढ़ाई पर धब्बा है, दो चीजें विफल हो गया। अब क्या करे सर, पूछता है उसका मुलाजिम, कह देते हैं रोडवे खोद दो, उसी में नाला डालो। अरे जब तुमको पूरा परेशानी का समझ नहीं है तो पहले समझ लो ना भैया, कहाँ में बुझाए। अब जो इतना इंजीनियर कोई तेज निकल जाएगा अर्पित बाबू, तो आप ही बताइए उस इंजीनियर किस स्कूल से पढ़ के पास है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास है, ढूंढा जाएगा या नहीं। तो प्रशांत किशोर सलाहकार के रूप में बिहार को सलाह देने आए हैं, सब कुछ अपना लगा रहे हैं। एक अच्छा या हम लोगों के लिए है कि आपको ऑप्शन मांगना नहीं है, आपको घर बैठे भी कोशिश आप इसमें कर सकते हैं। आप देखिए, जन स्वराज पदयात्रा अभियान के उद्देश्यों को समझिए, प्रशांत किशोर के विचारों को समझिए, और दोनों चीज जब अगर क्या है प्रशांत किशोर के विचार? देखिए, प्रशांत किशोर के विचार बहुत स्पष्ट है कि भैया यहाँ के लोगों का भविष्य यहीं पर तय हो, यहाँ के लोगों के भविष्य अन्य राज्यों में जाकर तय ना हो। अब इस विचारधारा के साथ अगर वो निकले हैं तो सीधी सी बात है कि तय करेगा कौन? तय करने के लिए आपको प्रशासनिक व्यवस्था में बैठना पड़ेगा। आप राजनीति से कभी भी इतर नहीं हो सकते हैं। बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि वो अपने लिए भी बोलना नहीं चाहते, कहते हैं हमको राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही तो सबसे ज्यादा राजनीति में एक्टिव रहते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी सेंस ही राजनीतिक इतनी ज्यादा डेवलप होती है। अब देखिए नीतीश कुमार का कितना सेंस डेवलप है कि जितना तेजस्वी यादव पढ़े नहीं है उतनी बार वो शपथ ले लिए हैं। तो ये राजनीतिक समझ ही बताता है ना जी। अभी भी राजनीतिक समझ अगर नीतीश कुमार के पास नहीं होती तो वो समझिए कि कब के वो सीएम से हटे होते या नहीं। समझ तो है, कहीं ना कहीं पेच तो फंसा ही लेते हैं। तो राजनेता हैं, उनके पास तो समझ है। तो अब इसी को खत्म करना है कि भैया आप ही नेता नहीं है, आपके बाद भी नेता है, चलने दीजिए, आने दीजिए नई पीढ़ी को भी, काहे रोक रहे हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये जो सालों से चली आ रही है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, या परिवारवाद, संक्षिप्त रूप में आप इसको परिवारवाद कह सकते हैं, तो ये इस समस्या का सलूशन क्या है? इससे बाहर कैसे आए? क्योंकि जो बाहुबली है उनके पास बल भी है, पैसा भी है, वो अपने जो भी करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, उनको चुनाव लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी, साधारण आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, बल नहीं है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो उस फील्ड में उनसे मुकाबला कैसे करेगा? इसी के लिए ना जन स्वराज है भाई मेरे। बिहार के लोग, आपको नहीं लगता है अपने देश में ऐसा किसी ने अब तक आपके सुनने में आया है कि कोशिश किया है गांधी जी के बाद? जन स्वराज लोगों को समझाने का ही प्रयास है कि भैया आप समझ जाइए कि आपकी दशा और दिशा कौन तय करता है और किस आधार पर तय होता है। इसीलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि 5 किलो अनाज पर अगर तुम वोट दोगे तो 5 किलो अनाज मिलेगा। हो सकता है चोर लुटेरा है तो 1 केजी काट लेगा, लेकिन 4 केजी तो मिल ही रहा है बिहार के लोगों को। और यही चीजें हैं कि अब आपको अगर देखिए, बाहुबल, जिस बाहुबल की आप बात कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी से बड़ा बाहुबली बता दीजिए कौन था? सरकार गई, इमरजेंसी लगवा दिया था, सरकार गई, और किस वजह से गई? जेपी आंदोलन की वजह से। कहां से शुरू हुआ? बिहार से शुरू हुआ। मतलब हम बिहार से देश की राजनीति का दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, लेकिन पिछले साल 90 के दशक के बाद से अब तक अपना दशा नहीं बदल पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? और इसी बात से प्रशांत किशोर ऐसे नहीं आए हैं भाई, प्रशांत किशोर ऐसे नहीं आए हैं कि मन किया बस चल दिए बिहार को सलाह देने ना, शर्मिंदा होकर आए हैं। लोगों को आप सलाह देते हैं, मुख्य सलाहकार कहे जाते हैं, दूसरों को जीता हरा देते हैं, अपनी घर की स्थिति ठीक नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात इसी बात की है, और यही शर्मिंदगी वाली बात है हम सबके लिए भी। अब अगर प्रशांत किशोर कुछ अच्छा कोशिश कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक बार सबको मिलकर के कोशिश जरूर करनी चाहिए। सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, कम से कम हम अपनी लाइफ में, हम तो इसीलिए जुड़े हैं ना, हम तो यही कहेंगे ना कि हमने उस समय जब कोशिश हो रही थी तो हमने कोशिश की, नहीं हुआ वो बात अलग है, कोशिश तो किया ना जी। आपने कहा कि प्रशांत किशोर के इस अभियान में लोगों को कोशिश करनी चाहिए, पर वो कोशिश किस रूप में होनी चाहिए? कैसे इंसान अपना उसमें भागीदारी तय कर सकता है? देखिए, अभियान में सबसे पहली बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए अच्छी कोशिश क्या हो सकती है। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग सब कुछ दूसरे के भरोसे अगर सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें पहले समझना पड़ेगा
कि हमारा जो नेता है चाहे जिस दल का हो, अगर वो अभी मौजूदा विधायक है तो क्या वो हमारे गांव में आता है तो हम उससे सवाल पूछ पाते हैं, विकास पर बातें कर पाते हैं? नहीं, फूल का माला लेकर दौड़ जाते हैं। और ये स्थिति जनसुराज में भी है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि सेल्फी लेने से बिहार नहीं बदलेगा। आपने भी सुना होगा, जब प्रशांत किशोर चल रहे होते हैं तो लोग सेल्फी लेने दौड़ते हैं। हमारे जैसे युवा तो और ज्यादा, सेल्फी का इतना बड़ा क्रेज है। लेकिन प्रशांत किशोर का मानना है कि सेल्फी लेने से नहीं बदलेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको किस आधार पर वोटिंग करनी है, क्यों वोटिंग करनी है। आपको अगर शिक्षा चाहिए तो शिक्षा के लिए वोट करिए। बिहार के लोग कभी शिक्षा के लिए वोट ही नहीं करते हैं। और शिक्षा की तो इतनी बदहाल व्यवस्था है, व्यवस्था आप छोड़ दीजिए, इतनी बदहाल स्थिति है बिहार में। पढ़ा लिखा कहता है, जो आपको डिग्री दिखाएगा वो कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, और उसके पास सेंस उस आधार पर रहता है ना कि अगर एक छोटी सी रैली दिख जाए तो झंडा और टोपी मांगने आ जाता है। और जनसुराज में मैं बड़े दुख के साथ ये बातें कह रहा हूं अर्पित, बिहार के लोग आज भी जनसुराज की स्थिति को, चीजों को समझे या ना समझे, पढ़े लिखे लोगों को जब मैं झंडा मांगते हुए, टोपी मांगते हुए जनसुराज में देखता हूं ना तो लानत आती है कि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर क्यों आए हैं भाई? इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, जीते उधर ही। घर का मिट्टी है, बुलाई है, बता रही है कि हम करा रहे हैं, आइए उबारिए। अगर आप जैसे लड़के नहीं उबार पाएंगे हमें तो फिर क्या कौन उबार पाएगा? आपको कोई नजर आ रहा है बड़ा चेहरा? नहीं, मुझे तो फिलहाल बिहार में कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आपको ये दिख रहा है ना कि बिहार एक अलग प्रकार का कोशिश कर रहा है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिख रहा है ना। इसी बात को मान करके कम से कम आइए तो सही। जब आप हमारे नजदीक आएंगे तब तो हमें आप जानेंगे कि हम अच्छे हैं या बुरे। तो इसलिए सबको मैंने कह दिया कि भैया सब मिलकर एक कोशिश करके देख लो, क्या पता बदल जाए। और प्रशांत किशोर, देखिए, हम अलग राजनीतिक दल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे प्रशांत किशोर पर यह निर्भर नहीं करता है। प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि ये बात उन लोगों पर निर्भर करता है जो इस संगठन के सदस्य हैं। आप संगठन के सदस्य बनेंगे और पूरे इलेक्टोरल माध्यम रहेगा, पूरा लोकतांत्रिक प्रणाली रहेगी, वोटिंग होंगे, यानी नीचे से ऊपर तक का एक विधि व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। और जब आप वोटिंग के तहत यह निर्धारित करेंगे कि हमें राजनीतिक व्यवस्था बनानी है कि नहीं, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये तो एक अलग बात है। आपने जिला अधिवेशन का नाम सुना होगा कि जनसुराज में पहले जिला अधिवेशन होते थे जी। तो जिला अधिवेशन जो होते थे उसमें क्या होता था, लोगों से यही सवाल पूछे जाते थे कि भैया आप किस चीज से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो उसमें लोग चिन्हित करते थे, क्या आप चाहते हैं कि इस अभियान को राजनीतिक दल बनाया जाए या नहीं। तो लोग वो अपनी राय देते थे, और एक भी ऐसा सिंगल पर्सन अभी तक हमको नहीं मिला है जो यह कह दे कि नहीं, इसको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जब मैं बिहार में चल रहा था तो मैंने प्रशांत किशोर के कुछ भाषण भी देखे जिसमें उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की मुख्यतः बात की। लेकिन मुझे कुछ बुजुर्ग भी मिले जो अपनी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था को लेकर परेशान है कि 400 रुपये 500 रुपये मिलती है। तो उसमें कुछ लोग हैं जो स्ट्राइक भी कर रहे हैं, इसके लिए हड़ताल भी कर रहे हैं कि उनकी पेंशन कम से कम नहीं तो 1500 2000 तो किया जाए, जैसे बाकी राज्यों की तुलना में बिहार की सबसे कम है। इसके विषय में जनसुराज क्या सोच रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर का क्या विचार? देखिए, आप एक किसी फैसले को लेकर के तय नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का विचार छोड़िए, जनसुराज के उद्देश्य पहले मैं आपको समझाता हूं। प्रशांत किशोर एक सिंगल पर्सन का आपने नाम रख दिया जो कि हमारे लिए सलाहकार की भूमिका में है, अग्रसर है, अगुवा कर रहे हैं। और मैं आपको उद्देश्य पर पहले लेकर के चलूंगा। प्रशांत किशोर ने यह कहा है नहीं, बल्कि उनकी पूरी टीम लगी पड़ी है और काम इस दिशा में भी हो रहे हैं। जब यह जनसुराज पदयात्रा अभियान संपन्न हो जाएगा, यानी जब यह खत्म हो जाएगा बिहार में, तो अगले 10 वर्षों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा कि अगले 10 वर्ष किस आधार पर बिहार का विकास करना है, और वो भी पंचायत स्तर पर। मतलब कि आपके पंचायत में, अगर आप बिहार के किसी भी ब्लॉक के किसी भी पंचायत से आते हैं तो आपके पंचायत में विकास के नए नए कौन से कार्य किए जाएंगे। समाधान के कार्य के लिए तो हर नेता मंच से अब तक बात करते हुए आया है कि आपके क्षेत्र में अगर चीनी मिल बंद है तो हम चलवा देंगे, चालू करवा देंगे। मोदी जी तक ने कहा है, हुआ नहीं हुआ। समाधान की बातें सब करेगा, समाधान की बात पर इस बार बिहार के लोगों को नहीं कहने का मतलब है कि हर पंचायत की जो व्यक्तिगत समस्या होगी, हाँ, सब पंचायत की अलग अलग समस्याओं का 10 साल का खाका तैयार करके दिया। कोई ऐसा पंचायत होता है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कह लीजिए कि बलुई मिट्टी होती है, वहां पर अब मक्के जैसे फसलों की उत्पाद ज्यादा होती है। अब वहां कहिए लोगों से कि ईख लगाए तो ईख कभी होगा नहीं होगा।
तो उसके क्षेत्र का विकास किस आधार पर किया जाए, ये पंचायत स्तर पर एक योजना बनाई जा रही है और उसमें अगले 10 वर्षों तक, अब देखिए अगर कोई अगले 10 वर्षों तक की योजना दे रहा है तो उसका मकसद सरकार में जाना है नहीं, सरकार तो 5 ही वर्ष के लिए है ना, आपको यह तय करना पड़ेगा। और अगर यह इस प्रकार का लेखा जोखा जब हम लोगों के बीच में रखेंगे कि आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हम इस आधार पर करेंगे, तो आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं ना, आप तो यह समझ पाएंगे ना कि हाँ ये जो लेखा जोखा है सिर्फ कागजे पर है या फिर इसका कुछ हिस्सा धरातल पर भी आ सकता है। मान लीजिए अगर कुछ हिस्सा भी शुरुआत हो गया तो बाद बाकी तो लोग मिलकर कोशिश कर लेंगे, लोग मिलकर जन स्वराज को राजनीतिक दल बना सकते हैं, लोग मिलकर जिता सकते हैं, लोग मिलकर के पूरा ये जो राजनीतिक व्यवस्था है अभी उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो अपने लिए लोग मिलकर रोजगार का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनको बस संरक्षित और एक सुरक्षित सरकार चाहिए, जो कि बिहार में नहीं है। और यही रीजन है प्रशांत किशोर को लेकर के कि भैया हर कोई आना चाह रहा है, चाहे वो गमछा डालने आ रहा हो, चाहे वो अंतर्मन से आ रहा हो। लेकिन मैंने इधर कुछ दिनों में ये भी देखा कि बहुत से लोग प्रशांत किशोर की विचारधारा से सहमत नहीं भी हैं, और वो लोग, हालांकि ऐसा हर जगह है, कोई भी किसी की विचारधारा से पूर्णतः सहमत नहीं होता है। प्रशांत किशोर के पूर्व में किए गए जो काम है, उनका एज जो बिजनेसमैन का जो छवि बना हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे लोग उन पर प्रश्न उठाते हैं कि अरे ये तो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इन पर कैसे हम भरोसा करें। इन सब चीजों पे आपका क्या विचार? देखिए प्रशांत किशोर बिहार में लोगों को खुश करने नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। एक मकसद है भाई मेरे, उस मकसद को सफल बनाने आए हैं। और वो मकसद, अगर हम ये कहेंगे कि वो मकसद प्रशांत किशोर का है या वो सोच अब सिर्फ, अब मैं अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17-18 महीने होने को आ गया है, वो अब सोच या मकसद सिर्फ प्रशांत किशोर का है, ऐसा बात नहीं है। आपने देखा है सैकड़ों लोग लगातार चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं, चल के निकल नहीं जा रहे हैं, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि वो क्या रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जुड़ना नहीं चाहते, या गांधी जी की तस्वीरों से उनको एलर्जी है, या फिर गांधी जी की उस विचारधारा से वो सहमत नहीं है जो प्रशांत किशोर बता रहे हैं या जिस पर चल रहे हैं, तो मैं तो उनके लिए सीधा सीधा कहूंगा कि भैया अगर आप में काबिलियत है तो आप नया बिहार अब तक कहीं नहीं बना लिया, अपने लिए कोई नई व्यवस्था कर लेते, अपने लिए अपने बेटा का यहीं पर शिक्षा का, रोजगार का व्यवस्था करा लेते। देखिए पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है, जब उनसे आप बात करने जाएंगे ना तो लगेंगे गोल मटोल घुमाने, टू द पॉइंट बात ही नहीं करेंगे आपसे। वो ये कभी भी नहीं कह सकते हैं अपने मुखार बिंदु से, जितने अपने आप को सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता बताकर बिहार में घूम रहा है ना, उसकी स्थिति यह है ना कि उसका एक छोटा सा हवलदार नहीं सुनने वाला है, उसकी बात वो भी नहीं सुन रहा है। ये कौन आया है, कौन प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं तमाम लोगों को मैं देखते आ रहा हूं, उनकी स्थिति जब अपने लिए ऐसी नहीं है, वो आपको क्या दे सकते हैं। तो वैसे सो कॉल्ड नेताओं को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये विचारधारा एक अलग विचारधारा है, लेकिन इसमें अगर आपको लगता है, सीधी सी बात है भैया, प्रशांत जी की विचारधारा को दरकिनार करिए, गांधी जी की भी विचारधारा और फोटो को दरकिनार करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कोशिश आप कर सकते हैं तो आप अलग ही कर लीजिए। आपको लगता है कि इसमें सुझाव देकर इसको और बेहतर बनाया जा सकता है तो इसमें आइए, इसमें सुझाव दीजिए। टू द पॉइंट, हम तो सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं ना, हम तो अभी अभियान है, राजनीतिक दल है ही नहीं। लोग पहले से राजनीतिक दल मान करके बैठ जाइएगा, आप किसी भी पार्टी के कैडर हो भाई, बिहार में अगर आप बीजेपी के अगर आप कैडर हैं, बीजेपी को अगर आप वोटर हैं, तो मैं कैडरों को खुली नंगी चेतावनी दे देता हूं कि भैया आपका कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है भाई। अगर वो आरएसएस का कैडर है तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, अगर वो बीजेपी का कैडर है और समर्थक है उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। और कैडर समर्थक को दूर हटाइए ना महाराज, बीजेपी के नेता अपने लिए नहीं बोल पाते हैं, कहां तय होता है? दिल्ली में। हमारे यहाँ का, हमारे राज्य का भविष्य दिल्ली में बैठकर कैसे तय होगा, क्यों तय होगा? ये तो आपके बिहार की जनता नहीं समझ पा रही। वही बात है ना कि इसमें विचारधारा को दरकिनार करिए। यह एक ऐसी कोशिश है कि इसकी विचारधारा में आप, कोई नहीं कह रहा है, आप पर कोई दबाव नहीं है, थोपा नहीं जा रहा है। अगर सुझाव पात्र संस्थान साथ घूमता है ना, आकर के दीजिए ना, 76 लड़के घूम रहे हैं प्रशांत किशोर की टीम से, उनको सुझाव लिख के दीजिए, इतने विचारधारक है तो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक मेरा आखिरी सवाल लूंगा कि जो भी लोग इस मुहिम में साथ में जुड़े हुए हैं, आपके जैसे और भी जितने लोग मैंने यहाँ पे देखे, कम से कम 700-800 लोग जो भी चल रहे हैं साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके भविष्य को लेकर इस जन स्वराज में आगे का क्या है, उनका स्कोप क्या है आगे?
अब एक अगर वो बात, साथ में आगे जुड़े रहते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल में उनका भविष्य क्या है? चलिए एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए। आपको क्या लग रहा है जन स्वराज में काम करने वाले निस्वार्थ भाव से कितने लड़के जुड़े होंगे हमारे उम्र के या किसी भी उम्र वर्ग के? कितने होंगे अनुमानित जुड़े होंगे? एक सवाल का जवाब बता दीजिए, अनुमानित ऐसे ही कुछ बता दीजिए आंकड़े। तो निस्वार्थ भाव से मुझे लगता है कि ज्यादा 1000 हाँ कर रहे हैं। कुछ लोग प्रशांत जी के साथ रह के करते हैं, कुछ लोग कैंप से करते हैं, कुछ लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाके कर रहे हैं। 1000 मान के चलिए कि 1000 वॉलंटियर्स हैं जो लगातार कार्यरत हैं। मतलब एक अनुमानित आंकड़ा है, ये अनुमानित आंकड़ा है। अब एक बात बताइए, प्रशांत किशोर कहते हैं और आपको भी ये लगेगा, तमाम आपके दर्शकों को भी लगेगा कि जब ऊपर नीचे से ऊपर तक की व्यवस्था जब सड़ी हुई है तो हमें चेंज नीचे से ऊपर तक करना है। उसके लिए आपको 8000 से ज्यादा यहां पर आपको पंचायत मिलेंगे। अब आप एक बात बताइए भैया कि 8000 से ज्यादा पंचायतों में मुखिया की तो दरकार है ना। मुखिया बनने के लिए कितने ललायत लोग रहते हैं गांव में? एक एक बूथ पर 25-25 40-40 लोगों का नामांकन होता है भैया मेरे। तो आप उधर मतलब नीचे से ऊपर तक एक वार्ड मेंबर से लेकर के एकदम टॉप ऑफ द सीरीज सीएम तक की कुर्सी के लिए वैकेंसी इसमें खाली है। इसमें कोई सीएम है? वैकेंसी खाली है ना। जो उस काबिल होगा, जो योग्य होगा, वो अपना नामांकन करेगा और पूरी जब जो संगठन बनेगी उस संगठन में हर एक के पास अपना एक मत होगा, मतदान देगा और उस प्रकार से तय होगा। अगर आपको अपने क्षेत्र में मुखिया लड़ना है तो पीके यूथ क्लब बनाया जा रहा है ना, लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो पीके यूथ क्लब की संख्या आज की डेट में देख लीजिए कितना है। लाखों लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं, लड़के जुड़ रहे हैं। अगर उनको अपना भविष्य उसमें नजर नहीं आता तो वो जुड़ते। और देखिए इसमें भविष्य इतना सुरक्षित है और ये उन हमारे गार्जियंस के मुंह पे तमाचा है यह अभियान, जो ये कहते हैं कि हमारा बेटा राजनीति में नहीं जाएगा, हमारा बेटा पढ़ लिख करके मजदूर बनने, फैक्ट्री में मजदूरी करने हरियाणा पंजाब जाएगा, सूरत जाएगा, दिल्ली जाएगा, लेकिन राजनीति में नहीं जाएगा। जब राजनीति में नहीं जाएगा तो वो क्या, उसकी आने वाली 4 पीढ़ी इसी तरीके से मजदूरी करेगी। तो भविष्य आप सिर्फ मेरा मत खोजिए, मेरे पीछे जो 4 पीढ़ी आ रही है ना आपके, उसका भविष्य आप देखिए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से नेता की तरह दावा नहीं कर रहा हूं। अगर अगले 10 वर्षों की जो योजना लेखा जोखा जनसुराज के माध्यम से दिखाया जाएगा बिहार की 13 करोड़ आबादी को, तो 13 करोड़ आबादी के लिए यह संकेत है कि लेखा जोखा अगर बुद्धि आपको नहीं है बनाने का, तैयार करने का, संसाधन नहीं है, सक्षम नहीं है किसी कारणवश, समय नहीं है, परिवार का बोझ है, तो एक लेखा जोखा तो आपके सामने आ गया ना जी। आप जो भी दल जीत करके आएगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि प्रशांत जी जीत जाएंगे भैया, जब तक लोग समर्थन नहीं करेंगे कहां से जीत जाएंगे। अभी तो मैं खुद ही लोग से कह रहा हूं कि आप आइए जुड़िए। तो जो भी दल जीत करके आएगा उसको लेखा जोखा के तमाचा मारो अगले 10 साल का कि भैया इस पर कार्य करो। लेखा जोखा तो बिहार के लिए है ना, लेखा जोखा जनसुराज के लिए नहीं है, लेखा जोखा प्रशांत के लिए नहीं है। पूरे उत्तर का जो कंक्लूजन मैं ये समझ पाया कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरी व्यवस्था जब चेंज करनी पड़ेगी, तो जो भी लोग प्रशांत किशोर के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी लोग उन जगह में अपना रिक्त स्थान भरेंगे भैया। फिर जो पहले से हैं उनको वैकेंसी पूरी है जी, वैकेंसी पूरी है। आप मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, वार्ड बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। मतलब वैकेंसी क्या ऐसी कोई आप लोगों के लिए ऐसी कोई आगे का कुछ ब्लूप्रिंट रखा गया है कि अब एक बात बताइए, आपने संवाद तो सुना ही होगा। जब आप मीडिया की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो पहला चैप्टर ही संवाद का मिलता है आपको, जनसंपर्क का मिलता है आपको। मेरे पास यह एबिलिटी आ गई है कि मैं एक समूह को संबोधित कर सकता हूं, मैं एक समूह को मार्गदर्शन दे सकता हूं, मैं एक समूह के साथ मैं जनसंपर्क कर सकता हूं, मैं लोगों से जुड़ सकता हूं। तो मेरी दरकार किसी भी संगठन में हमेशा रहेगी, चाहे जनसुराज रहे या चाहे ना रहे। तो मैं जो यह कोशिश कर रहा हूं यह तो मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, और मैं यकीनन अगर मैं नेता बनना चाह रहा हूं तो उसके लिए तो और अच्छा है। यहां पर जो मंच प्रशांत किशोर के द्वारा जो तैयार किए गए हैं, उस मंच के माध्यम से मेरे से कम उम्र वर्ग के लोग भी जाकर के मंच पर और सैकड़ों हजारों लोगों को संबोधित करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। गांव के 4 लड़कों से बात कर लीजिए, कहेगा कि हम बीटेक है, 4 लाइन उससे बुलवा 2 मिनट का उससे बाइट पूछ लीजिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा चीजों को। भैया हमारा भविष्य यहां से खुल गया है, भविष्य का रास्ता।
भविष्य सिर्फ हमारा ही नहीं, अब हमारा देखिए, आप चाह रहे हैं कि जैसे एसएससी नौकरी दे देता है वैसे नौकरी हमको मिल जाए। ए भैया 2014 में बिहार एसएससी के अंतर्गत फॉर्म निकलता है, अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, उससे तो हमारा बेहतर है ना, बेहतर है या नहीं है जी। अब एक बात बताइए, दूसरे राजनीतिक दलों में नीतीश कुमार में न राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, न पार्टी में आप जाकर के कुछ अपने मन से कर सकते हैं, ना ही सीएम के पद खाली है। तेजस्वी यादव के गुट में चले जाइए आरजेडी में, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उसमें खाली है। उसके बाद निचले स्तर पर आप रहेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, किसकी उसमें चलती है बता दीजिए जरा हमको। ना आपको, ना सीएम के कभी चेहरा बन सकते हैं। विधायक मंत्री आप जिस क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे उस क्षेत्र से टिकट आपको मिलेगा या नहीं ये भी तेजस्वी यादव तय करेंगे, आपके जन समर्थक नहीं तय करेंगे, आपकी जनता नहीं तय करेगी। तो उससे तो भविष्य मेरे इसमें अच्छे है ना कि मेरा जनसंपर्क अगर अच्छा रहेगा, मुझे लोग नेता बनाना, मेरे क्षेत्र के लोग अगर चाहते हैं कि मैं मुखिया बनूं, मैं विधायक बनूं, तो वो चिल्ला चिल्ला के जनसुराज से कहेंगे ना कि भैया मुझे विधायक ये चाहिए। और प्रशांत किशोर का मजाल कहां जो हटा देंगे, क्योंकि आपने अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है तो उसमें सिर्फ एक प्रशांत किशोर ने नहीं बनाई है, उसमें पग पग चल के हमने भी बनाई है, तो वो लोकतंत्र तय कर देगा ना। सिंपल सा बात है, साधारण सा बात है, भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें पूर्ण रूपेण वैकेंसी ही वैकेंसी है। इतने बड़े पैमाने पर अब तक वैकेंसी मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर या आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी दल कैसे बनते हैं। हमारे यहाँ एक अभी फिलहाल में दल बनाया है, उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया है, दल बना, मीडिया को बुलाया गया, अनाउंस किया गया, पता चला राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वही है। भैया आपको किसने चुना, क्यों चुना, क्या काबिलियत है, समझिए इन चीजों को। आरजेडी में जो परिवारवाद आप बता रहे हैं, परिवार में लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, कहां जाएंगे उनको मंत्रालय कितना मिलता है बिहार में, समझिए चीजों को, उसमें वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जब अपने बेटा को लायक नहीं समझते हैं तो आपके बेटा को लायक कहां से समझेंगे, तो उनकी भी पता साफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ललन बाबू को इतना बेइज्जत करके नहीं हटाया जाता, हरसिद्धि सिंह को इतना बेइज्जत करके नहीं हटाया जाता, उपेंद्र कुशवाहा को इतना बेइज्जत करके नहीं हटाया जाता। अगर आपकी काबिलियत के बल पर बनाए जाते तो नीतीश बाबू का भी छोड़ दीजिए, चिराग पासवान का ले लीजिए, मरणोपरांत रामविलास पासवान जी के खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में परिवार भी टूट गया, पार्टी भी टूट गई। अब उनके चाचा दूसरा पार्टी का झंडा लेकर, मतलब रामविलास लोजपा का ही एक रामविलास अपने नाम में इंक्लूड करके घूम रहे हैं, एक कोई और लेकर के घूम रहे हैं। स्थिति देखिए क्या है, और आपको राजनीति मिलती रहेगी। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्पित चित्रे, और आप मेरे साथ देख रहे थे द इलाहाबादी बकैत का ये पॉडकास्ट का सीरीज है, जिसका ये पहला एपिसोड है। इसके बाकी एपिसोड में भी हम आपको अलग अलग लोगों से बिहार के इस राजनीतिक पहलू पर बातचीत कराएंगे इसी तरह से। तब तक के लिए शुक्रिया।